नाज़रीन, एनर्जी सेक्टर से जुड़े पेचीदा मसाइल और उनके हक़ाइक़ पर मबनी लोक सुजाग की स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ व्हाट्सएप पाकिस्तान से मैं हूं फैसल जावेद मुग़ल। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट की फ़र्स्ट एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फाउंडिंग डायरेक्टर लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट और यूएसएड पावर सेक्टर इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी के टीम लीड डॉक्टर फयाज चौधरी साहब से। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट्स माय प्लेजर। अच्छा सर, 2016 में जब आप वापस आए और आपने ज्वाइन किया बतौर एमडी एनटीडीसी, आपके उस वक्त माइंड में क्या था कि आपने आते साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से लेके चलना है? क्योंकि आप इस सिस्टम से वाकिफ़ तो थे, बिकॉज आप वापडा में सर्व कर चुके हैं। तो आपके जहन में वो क्या चीदा इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे जो आपने आते साथ ही प्लान किए कि अब हम कहाँ पे खड़े हैं और अब हमने कहाँ पे जाना है? देखिए जी, एनटीडीसी इस मुल्क का वो अदारा है जिसकी डिसीजन मेकिंग में आपने, क्योंकि जनरेशन प्लान उसने करना है, ट्रांसमिशन प्लान उसने करना है, और किसी भी प्रोजेक्ट के बल्क प्रोजेक्ट की नीड असेसमेंट उसके ज़िम्मे है। इसका मतलब है सारी फैसला साजी उसने करनी है। पहली बात कि उस फैसला साजी में जो उसको डॉक्यूमेंट्स एज ए ग्रिड कोड जो उसको सपोर्ट करता है, या बाकी दूसरे अदारे जो प्रोक्योरमेंट में असिस्टेंस देते हैं या कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में उसको असिस्टेंस देते हैं, या रेगुलेशन में जैसे नेपरा है। लेकिन इनिशिएशन इस सब काम की एनटीडीसी से होती है। कंसोलिडेशन आपके डिमांड फोरकास्ट की क्या प्रोफाइल है, कौन सी मुझे जनरेशन चाहिए, कब चाहिए, कितनी चाहिए और कहाँ चाहिए, ये सारे फैसले एनटीडीसी में होते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जब से वापडा से ये अदारा अनबंडल हुआ, ये इम्पॉर्टेंट होता है इन अदारों की इंडिपेंडेंस। वो अदारे ये इंडिपेंडेंट ना हो पाए, कभी ये पेप्को के चुंगल में है, कभी ये मिनिस्ट्री के चुंगल में है, कभी स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, भले वहाँ को टेक्निकुरेट बैठा है, लेकिन अगर उसकी बैकग्राउंड वो जो मुल्की लेवल की डिसीजन मेकिंग में अगर उसने कोई रोल नहीं पहले अदा किया हुआ, अगर वो उसने कोई लाइन बनाई हुई है, कोई सब स्टेशन बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्शन का आदमी है, उसको ये नहीं पता कि अगले 30 साल के लिए जो मैंने आज फैसला करना है उसके वो कैसे एनालाइज करना है। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अदारे में, क्योंकि ओवरऑल मैनेजमेंट का फुकदान रहा ड्यू टू एक्सटर्नल रोल्स ऑफ द मिनिस्ट्री, या कोई भी रेगुलर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं आया जो कि मेरिट पे हो, स्टॉप गैप अरेंजमेंट में, तो अदारा जो उसका कहते हैं ना डंग टपाऊ टाइप काम, सो वो इस तरह की एडहॉक, इट वाज फुल ऑफ एडहॉकिज्म। अच्छा, उससे अब वो जो डिसीजन मेकिंग उस अदारे ने करनी है, जब वहाँ कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वो कहीं और चली जाएगी। वो इसी तरह वो कहेंगे अच्छा ये अदारा काम नहीं करता, अच्छा वो या तो मिनिस्ट्री चले जाएगी, वो पॉलिटिशियंस अपने हाथ में ले लेंगे, तो वहाँ से फिर वो एक एक्शन शुरू हो जाएगा। तो एक रिएक्टिव काम होगा, प्लानिंग वाला काम नहीं होगा। तो जबकि एनर्जी प्लानिंग जो है, या किसी भी मुल्क की यानी किसी तरह की भी प्लानिंग है, उसका होराइजन मिनिमम 15 से 25 साल 30 साल का होता है। तो आज जैसे मैंने अगर आज पावर प्लांट किसी का फैसला करना है, लेट्स से हाइड्रो का ही करना है, उसका जो फिजिबिलिटी का टाइम है, आगे कंस्ट्रक्शन का फाइनेंसिंग रेंज 10 साल मुझे चाहिए वो प्लांट को कमीशन करने में। लेकिन अगर मुझे अपने 10 साल बाद मुल्क के हालात का ही नहीं पता, मुझे अपनी डिमांड का ही नहीं पता जिसके लिए ये मैं प्लांट लगा रहा हूँ, उसकी पूरा अहाता ही नहीं है, तो वो मेरा जो फायर होगा वो गलत हो जाएगा। और उस फैसले से जो कम से कम उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, अगर थर्मल प्लांट है उसका 30 साल है, और अगर हाइड्रो है तो वो 50 साल या 80 साल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने वहाँ मैं चूक गया, मैंने बगैर एनालिसिस के काम किया, तो मैं अपनी कौम को 80 या 100 साल के लिए बांध दूंगा। अपनी उसको नाहली कह लें, कमजरफी कह लें, कुछ भी कह लें, या रिएक्टिव अप्रोच के साथ जी हुजूरी कह लें। एज अदारा अगर मैंने वो फैसला ले लिया किसी के कहने पे, इंडिपेंडेंट हुए बगैर एनालिसिस के, अब इसमें
बहुत अदारे जुड़े हुए हैं। ये तो एक बहुत ही जिम्मेदार अदारा है। अगर मैं कहूँ कि पूरे पावर सेक्टर की माँ है, जिसने फैसले करने हैं कि पूरे पावर सेक्टर की ग्रोथ की प्लानिंग करनी है। तो अगर आप थोड़ी सी सर रोशनी डालें, एनटीडीसी का पहले क्या स्ट्रक्चर था वापडा में जब उसके साथ मुंसलिक थी, और अब उसके जो रोल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, वो सर अगर एक आम आदमी के लिए। उसमें यह है कि जब हमने ये अनबंडलिंग की तो ये सारी प्लानिंग हर चीज़ उस जब वापडा के ज़माने में आपकी रेगुलेशन होती थी प्लानिंग कमीशन, वो आपका रेगुलेटर था। जो भी इन्वेस्टमेंट कंट्री में होनी है वो पीएसडीपी पे फंड से या जैसे भी ईपीसी1 बनेगा तो उसका जो रेगुलेटर था उसकी कि ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, पहला फिल्टर तो आपकी अथॉरिटी थी जो कि बहुत प्रोफेशनल लोग उसमें होते थे, वापडा से आए हुए, उनको पूरी हिस्ट्री पता होती थी, अपना पूरा नॉलेज बेस होता था, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी थी, प्लानिंग डिपार्टमेंट भी उसी का था, तो वो काम करता था। जैसे 94 में एक मास्टर प्लान बना, लेकिन उस वक्त की फिर वो पॉलिसी में वो प्लान जब हमने ये अनबंडलिंग का फैसला किया 92 के जो विजनरी जो वर्ल्ड बैंक के तहत जो हमने प्लान बनाया, वो एक ट्रांजिशनल फेस हो गया। उसमें सारे हमने आईपीपीज के भी वापडा के पास इतना कैश फ्लो नहीं होगा या इक्विटी के लिए, चलिए वापडा अब थर्मल प्लांट ना बनाए, ये हाइड्रो बनाए। ये एक प्रिंसिपल फैसला गवर्नमेंट ने उस वक्त कर दिया 94 में, तो एक पॉलिसी लेके हम आईपीपी लेके आ गए। एक इस सारे के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए था, पहले तो दो डिपार्टमेंट थे, प्लानिंग कमीशन एंड वापडा, मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर, ये आपस में खेल रहे हैं। अब इसमें आपने पीपीआई भी आ गया। कि अनबंडल कब हुआ सर? ये अनबंडल 98 में तो मैच्योर हो गया, लेकिन अनबंडलिंग का जो प्लान था वो 92 से शुरू हुआ। सो बेसिकली अनबंडलिंग का पहला फेज जो है पावर प्लांट की डेवलपमेंट आउटसाइड वापडा, वो आईपीपी वो 92 से शुरू हो गई थी। जैसे हबको का जो पहला काम है, जी जी, ठीक है, तो ये आप कह लें कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ या अनबंडलिंग की तरफ ये पहला कदम। अच्छा सर, वापडा को मुख्तलिफ अदारों में तकसीम कर दिया गया। आप कह रहे हैं कि वो ये प्लानिंग 92 से शुरू हो चुकी थी, उस वक्त आप खुद वापडा का हिस्सा थे। ये तकसीम क्यों की गई और आपके मुताबिक क्या ये तकसीम ठीक की गई? देखिए, दुनिया में बिजनेस के कई मॉडल हैं। अभी भी आप नॉर्थ अमेरिका में जाएं, कनाडा में या यूएसए में, अभी भी यूएसए में आधी से ज़्यादा जो यूटिलिटी इंडस्ट्री है वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। जैसे वापडा थी, वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब ये है जनरेशन भी अपनी, ट्रांसमिशन भी अपनी, डिस्ट्रीब्यूशन भी अपनी, एक पब्लिक सेक्टर में। जैसे आपके के इलेक्ट्रिक है इस वक्त मुल्क में वर्टिकली इंटीग्रेटेड यूटिलिटी है कि तीनों मेजर तीन फंक्शन है। जब तीन फंक्शन को आप सेपरेट कर देंगे, इसको हम अनबंडलिंग कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब वापडा को अनबंडल करने का फैसला किया है कि अब ये बड़ा हो रहा, बड़ा डिपार्टमेंट इस तरह है, इसका जनरेशन फंक्शन सेपरेट कर दिया जाए, ट्रांसमिशन को सेपरेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन को सेपरेट कर दिया जाए। ओके। अब ये तीनों फंक्शंस अपने ओन पे सरवाइव करें। वापडा के ज़माने में ये था कि आपकी जो लॉसेस थे ट्रांसमिशन के, वो तो फिक्स ही रहते हैं कि वो तो उसमें तो कोई चोरी हो नहीं सकती, हाई वोल्टेज होती, कोई कुंडी लगा नहीं सकता। डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस अभी जैसे पंजाब में तो ये बहुत कंट्रोल हो गए, आपको 3-4 डिस्को के अंडर 10% लॉसेस है, बहुत परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुई है। वापडा के ज़माने से अनबंडलिंग में बहुत परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुई है डिस्कोज में, लेकिन पंजाब की डिस्कोज में या आईएसको में। लेकिन बाकी जो प्रॉब्लम है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, बाकी जो बाकी मुहर्रकात है, उस वजह से वो इम्प्रूवमेंट ना हो सकी जो उस वक्त एनविजन की गई थी। तो दुनिया जहान ने बिजनेस मॉडल तब्दील किया कि आप अनबंडल हुए, फंक्शंस को सेपरेट कर दिया ताकि ओवरऑल जो आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए, और कदरे डिस्ट्रीब्यूशन में हुई। लेकिन हमारे मुल्क में उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ बड़े लेवल पे कि जब अदारे छोटे हो गए तो वो जो मिनिस्ट्रीज, मैं उसको कहता हूँ कब्जा ग्रुप, वो कोई करे समहाउ ये पेप्को जो कि इसको अनबंडल करके सेपरेट हो जाना चाहिए था, वो एक या दूसरी शक्ल में परफॉर्मेंस में वो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से सारी उम्र इसको ट्रांसफ़र कर दिया, उसको कर दिया, वो शाहराग मिनिस्ट्री के कंट्रोल में रही, वो अदारे इंडिपेंडेंट ना हुए। यानी कि अनबंडल होना या वापडा को तकसीम होना आपके मुताबिक वो ठीक फैसला था,
मगर ट्रांजिशन उसको- ठीक नहीं हुई। उसकी ट्रांजिशन ठीक नहीं हुई और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, उसका जो मॉडल है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो ठीक नहीं बनाया गया। ऐसे ही फिर वो जब हम बोर्ड जब सेलेक्ट करते हैं, बोर्ड की एक इंडिपेंडेंस है। सो बोर्ड ने भी मिनिस्ट्री में लगाना है, जब मर्जी लगा दो, उतार दो, तो उसमें भी फेवरेटिज्म आ गई। तो ये जो अदारों की इंडिपेंडेंस, तो हम अनबंडल का ये नुकसान हुआ कि अगर तो वो आइडियल सिचुएशन में होते, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते ये, लेकिन क्योंकि आइडियल सिचुएशन में हुए नहीं, रिमोट कंट्रोल ज़्यादातर अदारे रहे, आइदर थ्रू पेपको और ठीक है, जब मिनिस्ट्री किसी ना किसी तरीके से, फिर वो जो मिनिस्ट्री है वो फिर कोई ना कोई जो पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं वो उनको सर्व उनकी मैंडेट आ जाता है, तो अदारे की अपनी से कम हो जाती। फिर आपने वो जो अकरबा परवरी का हमारा निज़ाम है वो मुल्क में, आपने उस राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं लगाया। आपने देखा कि यार ये बंदा जो है ना ये अपोजिशन करेगा, आपने उसको तो फिर लगाना नहीं है, तो वो जो इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज़ हो गई। लेकिन सर, अगर आज भी सिर्फ किताबों में या एक्ट में देखा जाए तो ये स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस जो बनी, जैसे डिस्कोज हैं, एनटीडीसी है, ये एसईसी पे से रजिस्टर्ड हुई, इनके इंडिपेंडेंट बोर्ड का तयन हुआ। और अगर इंडिपेंडेंट बोर्ड हैं तो फिर इनका जो फंक्शन था उसमें एक्ट जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स हैं उसके मुताबिक तो इंटरफेरेंस बनती ही नहीं है किसी भी मिनिस्ट्री की। तो ये कागज़ों में तो इसकी इंडिपेंडेंस है, उनके इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हैं और उनका फिर वो फंक्शंस की केपीआईज को भी देखते हैं, पूरे फंक्शंस को चलाते हैं। तो हमसे गलती कहाँ पे हुई? देखिए, मैंने ये प्रपोजल दी थी, अब हम कितने अदारे हैं, कोई 17 तो हैं, ऐसे ही, हर एक का बोर्ड को 10-11 का होगा। बिल्कुल ऐसे ही। आपको एक अदारे के लिए एमडी तो मिलता नहीं, तो ये बोर्ड मेंबर कहाँ से, आसमान से उतरेंगे, कहाँ से उतरेंगे? सो ये तरीका इंडिपेंडेंस होना बोर्ड की, ये कहने की बातें किताबी ठीक हैं, बट यू नेवर हैड दैट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस वाले जो प्राइवेट सेक्टर के ऐसे लोग, फिर वो पार्ट टाइमर घंटे के लिए मीटिंग में आए, उन्होंने फंक्शंस पता नहीं, इनसाइड नॉलेज है नहीं, ठीक है, तो वो अदारे को वो मॉनिटर नहीं कर सकते। और फिर मैंने जैसे कहा तो वो मिनिस्ट्री ही अपॉइंट करती है, उनका जो क्राइटेरिया था वो फिर वो कहता है यार ये मेरा वाकफ़ है, ये तेरा वाकफ़ है, तो वहाँ से ये बोर्ड में आज तक ऐसे नहीं कि कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहे। जो बोर्ड जिसने मुझे एमडी सेलेक्ट किया था वो इंडिपेंडेंट था, इसलिए सेलेक्ट हो गया। सो अगर वो कंप्रोमाइज़ होता शायद मैं सेलेक्ट ही ना होता। सो मुख्तलिफ अदवार में बोर्ड अच्छे भी आए, बुरे भी आए, ठीक, और कंप्रोमाइज्ड भी आए। तो जब आप एक नया तजर्बा था, फिर मैंने प्रपोजल एक दी कि आप इतने बोर्ड ना बनाएं, एक एनटीडीसी का बोर्ड हो जाए या जिनको जमीन का बोर्ड कर दें, डिस्कोस का एक या दो बोर्ड कर दें। यू डोंट हैव पीपल इन द कंट्री। वो जो प्रोफेशनल से, जैसे हमने कहा कि वो मुल्क में फ़ज़ा ख़राब हो गई, आपके सिक्योरिटी चैलेंजेस आप देखिए 98 से हमारे मुल्क में सारी फॉरेन कंपनी अपने जो प्लांट है हमारे लोकल इन्वेस्टर्स को भेज के चली गई। आप GDF सुएज लगा लें, आप जोएमा लगा लें सऊदी अरब की, या AES हो गई, ये लोग छोड़ के चले गए ना, क्योंकि मुल्क में आपके वो सिक्योरिटी का वो लेवल नहीं है। सो इसी तरह बहुत सारे लोग भी छोड़ के चले गए, या जो गए हुए थे, जो डेपुटेशन पे भी गए थे, वो वापस नहीं आ सके। सो एक ब्रेन ड्रेन हुआ, उसका मुल्क को नुकसान भी हुआ, लेकिन एनवायरनमेंट ने आपके हालात ऐसे हो गए, यानी कि हमारी बुनियाद बेसिकली जी, जिस वो पे हाँ, हमारी इमारत खड़ी है जी, और वो स्ट्रक्चर ठीक नहीं वो है। स्ट्रक्चर और ठीक मुझे नहीं। याद पड़ता है आपने पावर सेक्टर की जो एक कमेटी बनी थी उसमें अपनी सिफारिशात दी थी 300 सफ़ात पर मबनी, और उसमें भी ये पॉइंट आपने उठाया था कि हमारा बेसिक बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चर ठीक नहीं। तो हमारा स्ट्रक्चर का बुनियादी फ्लॉ क्या है सर? देखिए ना, अब आप एनटीडीसी एक प्लानिंग की मैंडेट उसके पास है, ऐसे ही बिल्कुल ठीक, जब प्लानिंग का मैंडेट उसके पास है तो उसकी बात सबसे ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब जो प्रोक्योरमेंट फंक्शन है वो सब फंक्शन है। मैं कोई नीड इस्टेब्लिश करूंगा तो कोई प्रोक्योरमेंट तो होगी, उसके बाद प्रोक्योरमेंट होगी। अब मैंने नीड इस्टेब्लिश नहीं की तो प्रोक्योरमेंट हो जाए, ये तो गलत है। बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब उसमें ये देखिए कि एनटीडीसी के बोर्ड में हमारा एक अदारा है PPIB, जिसका फंक्शन थोड़ा पॉलिसी असिस्टेंस था गवर्नमेंट को और प्रोक्योरमेंट असिस्टेंस जब फैसला हो जाए।
लेकिन हमने देखा कि पीपीआईबी एज अदारा, अब अगर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर में प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, वो भी एक बोर्ड मेंबर है पीपीआईबी में, जबकि उसको मिनिस्टर चेयर करता है। तो प्रोक्योरमेंट फंक्शन तो जो कि सब फंक्शन है प्लानिंग का, वो मेरे बॉस का भी बॉस उसको चेयर करता है। तो ये कहाँ का, मेरी बात सुने ना, तो ये बात ठीक नहीं है। तो इसी तरह सीपीपीए में अब उनके जो पहले थे, अब शायद तब्दील हो गया, मेरे वक्त में मैंने ये आवाज़ उठाई कि उनके जो चेयरमैन होते थे बोर्ड के, वो फेडरल सेक्रेटरी होते थे। सो दोनों मेरे पर सब फंक्शन है। अब मैंने कहा जी मैं प्लानिंग में कह रहा हूँ एक चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ये प्रोक्योर होके कैसे आ रही है? तो मैं यहाँ को सिर्फ कनेक्शन देने के लिए बैठा हूँ। सो असल वजह ये है कि हमारे यहाँ ये नी जर्क रिएक्शन से किसी भी पॉलिटिकल, उनको प्लानिंग का पता नहीं, वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एजेंसीज है, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है। सो वो क्या हुआ, हार्स जो कहते हैं ना, कार्ट बिफोर दी हार्स वाली कहानी, कि प्लानिंग ने नीड इस्टेब्लिश की नहीं। और अगर लेट्स, और प्लानिंग में भी एनटीडीसी भी मैं कहता हूँ सोया रहा बहुत साल। यहाँ की मैनेजमेंट ऐसी थी नहीं कि वो जो 20-20 साल की प्लानिंग करती। एक 94 में प्लान बना, उसके बाद 2011 में बना, उसके बाद प्लान ही नहीं बना। तब जाके फिर वो मैंने जब एक प्रोसेस शुरू किया कि ये इंडिकेटिव जनरेशन प्लान और ये इंटीग्रेटेड सिस्टम प्लान बनना चाहिए, वो अब किसी शक्ल में निकल रहा है। पिछले 3-4 साल से एक मेहनत हो रही है। और उसके ऊपर सबसे बड़ा जिसने इस सेक्टर का, रेगुलेटर का एक काम है कि मेरे कहीं कंज्यूमर की कास्ट तो नहीं बढ़ रही। तो वो रेगुलेटर में भी बहुत ज़्यादा फुकदान था। वहाँ भी हमारे, क्योंकि प्रोविंशियल नाम, वहाँ का स्ट्रक्चर भी गलत। रेगुलेटर से मुराद नेपरा। अब वहाँ प्रोविंशियल नॉमिनेज हैं। ओ भाई प्रोविंशियल नॉमिन, वो क्योंकि स्पेशलिस्ट ग्रुप हो जिसको रेगुलेशन का पता हो, और वहाँ जो प्रोविंस में से जो भी रिकमेंड हो गया उसको रेगुलेशन की अलफ और बे पता है नहीं पता है, ही इज़ अ मेंबर। सो वहाँ भी कोई क्राइटेरिया नहीं था सिलेक्शन का। वहाँ भी कोई, जो किसी ने टैरिफ को देखना है किसको, अब जाके जो मेंबरशिप्स हैं वो एसोसिएट हुई हैं जाके किसी प्रोफेशन से, कोई लॉ का है, कोई टेक्निकल है, कोई टैरिफ का है, लेकिन क्या उनकी रेलेवेंट बैकग्राउंड है? तो यस, उसी प्रोविंस से हो, क्राइटेरिया ये होना चाहिए 8-10 कैंडिडेट वो प्रोविंस नॉमिनेट कर दे। तो यहाँ कोई ऐसी अथॉरिटी उनको इंटरव्यू करे जो अपनी रेलेवेंस देखे कि जिसने मेरे मुल्क को, मेरे पूरे सेक्टर की रेगुलेशन करनी है, उसका क्राइटेरिया कोई नहीं सिलेक्शन का। ठीक है, तो ये जो बड़े फ्लॉज हैं, जब आप यहाँ इनका स्ट्रक्चरल फ्लॉ रखेंगे, मेरिट पे भर्ती नहीं होगी, तो नेचुरली ना रेगुलेशन ठीक होगी, ना प्लानिंग होगी, और ना एग्जीक्यूशन ठीक होगी। तो ये बहुत सारे हाई लेवल जो इश्यूज थे। फिर अदारों में तो अपनी, फिर जब आपका लीडरशिप गड़बड़ है, स्ट्रक्चर गड़बड़ है, तो फिर आप अदारे को फिर ब्लेम करते हैं कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। वहाँ भी कंप्रोमाइज एटीट्यूड शुरू हो जाता है। हमारे जो इंजीनियरिंग के टेक्निकल प्योरली जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं जो अनबंडल होगी, उनमें राइट मैन फॉर द राइट जॉब का फुकदान नज़र आया। आपको पता है 2007 से 17 तक लोड शेडिंग ये 10 साल हुई, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग थी। तो जो इंजीनियर उस दौरान में जो जहाँ रहा, अब लोड शेडिंग हो रही है, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लग रहा, ना जनरेशन लग रही है, ना ट्रांसमिशन लग रही है। तो एक जो इंजीनियर है वो कहाँ से सीखेगा? कागज़ें तो सीखने से रहा, कोई प्रोजेक्ट होगा उसमें कोई कंट्रीब्यूट करेगा, उसके कोई लेसन लर्न करेगा, क्या गलती हो गई, क्या अच्छाई हो गई। तो वो जो एक ऐसी लाट उस 10 साल में, जो कि उस वक्त ऐसे डिप्टी डायरेक्टर थे, जो भी मैनेजमेंट में लोग हैं, उनमें या तो वो डेपुटेशन पे अगर चले जाते या कहीं एक्सपोजर मिल जाता, वो प्रोजेक्ट्स वो काम को होता हुआ देखते, या वो जो प्लानिंग डिपार्टमेंट जो एनटीडीसी में जो अगर प्लान करता था उसमें देखा यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, वो यहाँ से लोग चले गए। क्योंकि एक प्रोफेशनल को काम चाहिए। वो एक जो गैप 10-11 साल का हुआ, और फिर हमने जब 14 में यकदम फैसला किया कि इतना गैप, वो हम ओवरबोर्ड चले गए। तो वो जो सिर्फ अकेला टेक्निकल नहीं, उसमें मैं जो समझता हूँ अप्रोप्रिएट, आखिर में जब आप चीफ इंजीनियर बन जाते हो, जब मैनेजर बन जाते हो, फिर आप मैनेजर हो, अब आपने काम को मैनेज करना है। अगर आपकी वो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग
जैसे वापडा के कभी ज़माने में होती थी। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं है तो वो बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो हमारे यहाँ एक तो वो जो लोग 10 साल जिनके हाथों से काम नहीं हुआ, वो टेक्निकली वीक रह गए। जब आप टेक्निकली वीक, फिर आपको थोड़ी मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग है, आपकी डिसीजन मेकिंग, जब आप पैसा खर्च करते हैं प्रोजेक्ट कर, डिसीजन मेकिंग वहाँ से आती है। ऑडिट होता है कि मैंने ये काम ठीक किया है, कॉन्फिडेंस आता है। अब वो लोग जब ऊपर आ जाएंगे, चीफ इंजीनियर GM लेवल, उनके तो हाथ कांपेंगे, उन्होंने कभी फैसला किया ही नहीं। तो उनको हमारे यह 13-14 के बाद जो हमने फैसले किए, आपको पता है कि 2016-17 तक हमारे पास 21,000 मेगावाट थी 70 साल में। अब 6 सालों में 21,000 हमने और लगा दी। इसका मतलब ये हुआ इन अदारों के पास वो मैन पावर हो, आल्दो ये बाहर लगी, लेकिन जो TND का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन का 132, ये उन्हीं लोगों ने बनाना था ना, उन्हीं ने मैनेज करना था। तो एक तो तवज्जो कम रही, ऊपर से वो कैपेबिलिटी भी नहीं था, और अदारे उनके लिए तैयार भी नहीं थे। उनके पास ना तो वो रिसोर्सेज थे, ना वो प्रोसेसेस थे। तो वो इसलिए ट्रांसमिशन अगर लेट हुई तो लामहल्ला लेट होनी थी, क्योंकि वो देवर नॉट रेडी। और तो कुछ छोटा चैलेंज नहीं, आपने वो जो TND नेटवर्क है वो 70 साल में डेवलप किया है 21,000 संभालने के लिए। इफ़ वी आर एक्सपेक्टिंग, ये हमारी गलत एक्सपेक्टेशन है। रेगुलेटर को ये पता होना चाहिए था, हमारी मिनिस्ट्रीज को पता होना चाहिए था ये कि 21,000 जो मैं लगा रहा हूँ, ये क्या अदारे मिल के 70 साल का काम 7 साल में कर सकेंगे? क्या हमारे पास कोई इमरजेंसी डिक्लेयर की है? क्या हमने PPRA जो प्रोक्योरमेंट के रूल्स उनको बदला है? क्या हमने प्रोसेसेस बदल दिए हैं गवर्नमेंट के? हमने वो तो नहीं बदले। तो वो जो एग्जीक्यूशन की डिलेज हैं प्रोजेक्ट्स की, वो हमारे इन प्रोसेसेस की वजह से है। और ये ना कंसीव करते हुए, तो अगेन मैंने कहा ना, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं इंडिपेंडेंस से। अगर अदारे इंडिपेंडेंट होते, वो बीच में को आपको रेजिस्ट करते, ये काम नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो यहाँ जब चीज़ें बुलडोज होती हैं, अच्छा सर, तब जाके ये काम खराब होते हैं। 21,000 मेगावाट की मज़ीद जनरेशन ऐड की गई, और बतौर MD NTDC जब आपने ज्वाइन किया, 3 क्या अहम इनिशिएटिव्स थे जो आपको, जिस तरह आपने कहा कि वो प्लानिंग जो करनी चाहिए थी NTDC को, वो उसने नहीं की, जो पूरे मुल्क का प्लानर है, वो एक्चुअल जो बीइंग अ ट्रांसमिशन प्लानर, वो क्या प्लानिंग थी जो सिस्टमेटिकली होनी चाहिए थी, जिसके बाद तो ये 21,000 की अचानक जनरेशन जो लगी, और उस वक्त अखबारात में और मीडिया में आपने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई जो कि बहुत पॉपुलर हुई, और आज वो टर्म जो है वो जब भी पावर सेक्टर को समझने की बात की जाती, वो कैपेसिटी ट्रैप की आपने बात की, वो सर क्या बात थी? और आपने जो 3 अहम इनिशिएटिव्स आप लेने जा रहे थे, अगर वो ले लेते तो कितना फ़ायदा होता, आज हम कहाँ पे खड़े होते? देखिए, उस वक्त जब एंट्री हुई है, उस वक्त हम मेजर फैसले कर चुके थे। ओके। तो 20,000 या 19,000 मेगावाट कमिट करके फैसले हो चुके थे, वो लगने ही लगने। और प्लानिंग से वेट हो गए थे, NTDC से वेट हो गए। देखिए, मैंने कहा ना, प्लानिंग तो हुई नहीं। ओके। वो तो आपने प्रोक्योरमेंट का फैसला कर लिया, NTDC ने जोड़ने थे, वो भी हमने, आप क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, तो NTDC को इतना भी टाइम नहीं मिला कि उसकी ट्रांसमिशन जो इंटरकनेक्शन है वो ऑप्टिमली स्टडी करके जोड़ सके, यानी कि उसकी लोकेशन जो है हाँ वो जी, ठीक होती, वो किस वोल्टेज पे जुड़नी है, वो भी बहुत जल्दी जल्दी के फैसले। जैसे मैं एज ए प्लानर मैं देखता हूँ, ये लोड सेंटर हमारा है नॉर्थ ऑफ गुद्दू, ओके, ठीक है, आपका 81% जो लोड है वो कहाँ है? वो है 2 प्रोविंसेस में, KP एंड पंजाब। उसमें से भी 67% पंजाब और ISO में। अब यहाँ जो लोड सेंटर है, हमने वैसे पीछे से जब हम थर से लाएंगे, तरबेला से लाएंगे, वो तो लॉन्ग डिस्टेंस है, हमें वोल्टेज 500 लानी पड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन जब मैं हवेली बादरशाह या भिक्की या ये जो मैं प्लांट लोड सेंटर के बीच में लगा रहा हूँ, राइट इन द हार्ट ऑफ द लोड सेंटर, साहिवाल मेरे 500 ग्रेड से 8 किलोमीटर दूर है, क्योंकि जल्दी है, 500 की लाइन गुजर रही है, तो कनेक्शन कैसे हो सकता है? 220 को बनाने का टाइम लगेगा, उसका शायद शॉर्ट सर्किट बढ़ जाए, अच्छा उसमें ये हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो हमने क्या, अच्छा जो HVDC की लाइन है वो भी यहाँ 500 पे आ रही है, हम उसको स्प्लिट कर सकते कि आधी 500 पे 2000 लगाते, आधी 220 पे लगाते, क्योंकि लोड सेंटर में
तो इन बातों का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आपने 2 साल में हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। सो अदारे को तो रिएक्टिव काम हुआ ना, प्लानिंग का उस हिसाब से काम ही नहीं हुआ। तो 10,000 मेगावाट उसमें RLNG और कोल, और 4,000 ये 6,000 वो हो गई, और 4,000 HVDC की लोड सेंटर में लग गई है, तो 10,000 साढ़े 500 पे लग गए। फिर आपको ये लाहौर नॉर्थ बनाना पड़ेगा, क्योंकि 500 पे तो लोड है नहीं, उसको नीचे लाना पड़ेगा 220 पे, 132 पे, और घर आके पहुंचाना। सो ये जो रिएक्टिव काम होता है वो उसमें ऑप्टिमल डेवलपमेंट नहीं होती। तो मुमकिन है इससे कोई बेहतर सूरत हाल अच्छी होती अगर हम ये इमरजेंसी में जिस अंदाज से काम हुआ। तो एक तो जनरेशन की प्रोक्योरमेंट, वो प्लानिंग का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये मुझे ज़रूरत है। अच्छा, ये जो 21,000 मेगावाट जी। प्लानिंग नहीं हुई है। जी, कोई इसका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नेपरा को जमा स्टडी हुआ होती है हो प्रॉपर। जी, ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो नेपरा को जमा हुआ हो, जो कि नेपरा ने अप्रूव किया हो, और फिर ये प्रोक्योरमेंट स्टार्ट पीस मील हुई है। ये लगा लो टोटलिटी में प्लान नहीं बना कि इसके ये सारे लग जाएं। जब आप पीस मील काम करते हैं आपको पता नहीं मेरा टैरिफ कहाँ जाएगा। वो बाई चांस क्योंकि मेरी प्लानिंग की बैकग्राउंड थी, तो मैंने वो बात की कि अब आपने जो फैसले कर लिए आप कैपेसिटी ट्रैप में फंस गए। और आपसे पहले किसी ने रेजिस्ट नहीं किया बीइंग अ प्रोफेशनल जी, कि ये उसकी नहीं reason- लगनी जी चाहिए। जी, उसकी रीजन से थे, सारे रिएक्टिव थे ना। वो जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की सोच ही नहीं है कि इसने बन के इसने यूटिलिटी इसकी कब होनी है, डिमांड कहाँ से आनी है। कि मैंने उस वक्त आपको अगर याद हो, ये 24 मुझे याद है मई की मीटिंग थी, मिनिस्टर साहब चेयर कर रहे थे, फेडरल मिनिस्टर, सेक्रेटरी साहब सब बैठे थे उसमें। ये मैंने असल में वो फिर डान में शायद 25 मई को ये छपा, तो मैंने जो बातें की कि आप डिमांड के मुताबिक आपको जनरेशन लगानी चाहिए। और क्योंकि ये हमारा जो सर्कुलर डाटा, अगर मैं अभी बड़ी सिंपल मिसाल है, आज के दिन 16-17 में हमने कारोबार किया 21,000 मेगावाट से 107 टेरावाट आवर का, 107। ओके, अब हमने 42 लगा लिए, 21 और लगा ली है, टोटल कारोबार किया 127 का टेरावाट। तो इसका मतलब जो नई 21 लगी है उसने 100 की बजाय 20 का कारोबार किया। तो सर ये तो अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि बहुत सारी आइडल कैपेसिटी है। ठीक है, अब वो जो प्लांट लग गए, भले मेरे वो पुराने थे, वो थोड़े एक्सपेंसिव थे, इन्होंने फ्यूल में तो मुझे हेल्प किया, फ्यूल मेरी प्राइस कम हो गई, लेकिन उसकी मुझे कैपेसिटी पेमेंट मेरे गले पड़ गई। अब ये फिक्स्ड कास्ट जो हमारे पास है ये 72% है। सो अगर आप पाकिस्तान में एक यूनिट ना बनाए, आपके अगर 100 रुपये अलग से आपकी प्रोडक्शन कास्ट है तो 72 पे फिक्स्ड है। 28 रुपीज़ जो कि हमने अच्छे प्लांट लगाए, जो कि एफिशिएंट है, ऑपरेटिंग कास्ट इज ओनली 28। अब ये अगर हम प्लांट कुछ ना लगाते, उसको स्टैगर करते, लगाने थे तो स्टैगर करते, डिमांड के मुताबिक करते। और मुसीबत ये हुई कि हमने डिमांड प्रोफाइल को नहीं समझा। अगर डिमांड प्रोफाइल कभी कब हमारी पीक आती है, कैसे आती है, क्यों आती है, मैं कुछ पीकिंग लगाता, मैं कुछ लोड फॉलोइंग के ये सारे के सारे 21,000 बेस लोड प्लांट है, बेस लोड मेरा 8,000 है। यानी So- कि जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, अब 8,000, अब मुझे उसको डिस्पैच देना है, वो बेस लोड प्लांट है, न्यूक्लियर है, डिस्पैच देना है, मस्ट्रॉन है, मेरे पास थर है, चीपर है, मुझे उसको डिस्पैच देना है। ठीक है, तो कुछ इंपोर्टेड प्लांट, यस, उनको भी मैंने, जैसे 50% मेरा टेक और पे का है फ्यूल का, RLNG पे 66 था, तो मेरे पास तो उतनी डिमांड ही नहीं थी कि जो मैं इनको कर सकता। सो ये सब चीज़ें एक एक आवर सिमुलेट होता है। अब ये क्योंकि मैं मेरी प्लानिंग की बैकग्राउंड थी, मैंने बहुत मुल्कों में ये प्लानिंग का ही काम किया होगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, 10 और मुल्क है जिसमें ये 20-20 साल के प्लान बनाए थे। सो आई अंडरस्टूड इट राइट अवे कि ये ऐसी गलती कर बैठे हैं, तो वो मैंने इंडिकेट करने की कोशिश की उस वक्त, लेकिन वो कहते हैं ना, सर से पानी गुजर चुका था, तो इट वाज ऑलरेडी लेट मेरे कहने पे। उसके बाद प्रोसेस से शुरू हो गए। एक फ़ायदा हुआ कि लेकिन भी सर सॉरी आपके, अगर उस वक्त आप उस वक्त कह रहे थे हम कैपेसिटी ट्रैप पे जा रहे हैं, इस जनरेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारी डिमांड की प्रॉपर असेसमेंट नहीं है, अगर वो प्रॉपर असेसमेंट हो जाए देन फिर हम ये जनरेशन ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट उस वक्त बात मान लेती और मज़ीद जनरेशन को फौरी तौर पे रोक देती जो आप चाह रहे थे,
तो असल में आप जो चाह रहे थे वो क्या चाह रहे थे, और गवर्नमेंट अगर उसको एक्सेप्ट कर लेती, गवर्नमेंट से मुराद उस वक्त जो भी प्लेयर्स थे, तो क्या आज जो बिजली के टैरिफ में आज हम खड़े हैं, क्या उसमें बेहतरी आ सकती थी? देखिए, असल में बिजली के टैरिफ में ना, वो तो अपनी जगह बात मुस्तनद है कि आप चादर से जो बढ़ के पैर बढ़ के फैलाएंगे पाँव पे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बात थी कि आप स्टैगर करें, जनरेशन को फौरी फौरी जो कमिट भी हो गई है उसको स्टैगर करके ज़रा देर कर सकते हैं। एक तो उसका इम्पैक्ट होगा कि आइडल कैपेसिटी ना रहे, और हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी कांट, भले वो फर्नेस आयल 2-4-6 रुपए, लेकिन वो कितनी देर चलेगा? फर्नेस आयल हम बहुत उसका शोर मचाते हैं, लेकिन वो पीकिंग में मेरे लिए कितनी देर चलेगा? 10%, 5%, 15%। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट डैमेजिंग फ्यूल कास्ट एज कम्पेयर टू कैपेसिटी, क्योंकि कैपेसिटी लगा ली, उसका इस्तेमाल होना नहीं, तो वो तो मेरे गले ज़्यादा मुश्किल है मेरे काम। अब मुझे कड़वी गोली खानी है, कौन सी खाऊं? कैपेसिटी ट्रैप वाली खाऊं या मैं फ्यूल वाली खाऊं? तो उस वक्त मेरी जो समझ थी उसमें यह था कि इसको स्टैगर किया जाए। शायद ये अंडर द कारपेट अभी आपको इतना फ़र्क ना पड़ता। जब ये फैसले हुए, आपका डॉलर 105 का था, 14, 15, 16 में आपका डॉलर 105 का था। अब ये डॉलर, क्योंकि इक्विपमेंट तो लगा डॉलर का, उसने, जिस बंदे ने ये इक्विपमेंट लगाया है उसने डॉलर में ही आगे जाके बैंक को पैसे देने हैं। और हमने प्राइस लॉक नहीं की हुई थी उस वक्त। नो प्राइस कैसे, वो इंडेक्स, क्योंकि आपने तो डॉलर देने हैं, तो डॉलर कहाँ से देने हैं? तो आपने रुपए, मुल्क में एक्सपोर्ट बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े। अब हमारे यहाँ 60% तो कंजम्पटिव डिमांड है जो बिल्डिंग की है। अब मैं आता हूँ इस तरफ, तो वो जो हमारी जो गलती हो गई, कितना रजिस्ट किया सुन उस लें, वक्त? 105 से 280, 85, 300 का टच किया। ये जो आपका जो टैरिफ बड़ा फिक्स्ड कैपेसिटी जो कि 72% है, शायद ये 50 पे रुक जाता, 48 पे रुक जाता, लेकिन एक्सचेंज रेट ने इसको 3 दिन, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। हमारे जहन में जब हमने कैलकुलेशंस की 158 पे, जब लम्स में हमने कहा कि यार हमारी जो कैपेसिटी पेमेंट है 25-26 में 1300 मिलियन होगी, 1300 अरब रुपए, ये भी ज़्यादा थी, जबकि 16 में ये 300 कुछ थी। कहाँ 300, कहाँ 1300 अरब। अब मैंने कहा ये तो बहुत है, लेकिन एक्सचेंज रेट ने उसी को 2.2 ट्रिलियन या 2.1 ट्रिलियन कर दिया। Oh my God. तो ये जो 13 और 800 अरब का आपका कैपेसिटी पेमेंट में सिर्फ एक्सचेंज रेट की वजह से 158 से 285, 300 होने का ये फ़र्क पड़ा कि 800 से 900 अरब आपका सिर्फ एक्सचेंज रेट का फ़र्क है। आपकी शायद ये बिजली इतनी महंगी ना आपको लगती। फिर ऊपर से हमारा जो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम है वो उतना ठीक नहीं है, हर बंदा टैक्स नहीं देता, तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास एक इजी वे आउट है, चलो Fixed tax लगा लें अपना बिल के ज़रिए से टैक्स ले लो। गलत बात है, ठीक है, लेकिन वो जैसे मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत सारे, अब ये रिफॉर्म्स हैं, अब हमें देखना है कि अब वो जो गलतियां वो हो गई, जो उस प्लांट वक्त भी आप लग करना गए। चाह रहे थे, लेकिन सर आजकल आईपीपीस का बहुत ज़्यादा चर्चा है, ये एग्रीमेंट्स ठीक नहीं हुए, तो आप भी तो सर उस वक्त बात करते थे कि एग्रीमेंट्स ठीक नहीं हो रहे और टेक और पे और टेक एंड पे की बात हो रही थी। आपने सर कितना रजिस्ट किया उस वक्त अपनी बात को टेक्निकल बुनियाद पर ये प्रेजेंट करने के लिए, और जब व्हेन यू वर पार्ट ऑफ द एनटीडीसी सिस्टम? 2 केस मेरे सामने थे, एक बगास का, क्योंकि मैं एज एमडी एनटीडीसी में सीपीपी में सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी जो है उसका भी बोर्ड मेंबर था, मैं प्रोक्योरमेंट कमेटी का चेयरमैन था। 2 अवामल थे, एक बगास बेस्ड जनरेशन जो कि मस्ट रन है, जब बगास होता है वो टेकर पे था, तो मैंने उसमें ये कहा जब फ्यूल अवेलेबल है उनका, जो कि 5-6 महीने हमारा क्रशिंग सीजन होता है गन्ने का, वो टेकर पे हो, बाकी टेक एंड पे हो, क्योंकि वो रिन्यूएबल फ्यूल है। मुझे नहीं पता उसके बाद वो कहें कि मैं तो अवेलेबल हूँ, मुझे तो चाहिए नहीं, मुझे सर्दियों में थोड़ी डेफिसिट है, मैं इनको टेकर पे देते हैं, बाकी महीनों में वो टेक एंड पे हो। ये ज़रा सादा ज़रा आवाम के लिए कि टेक और पे, टेक एंड पे टेकर क्या मीन्स होता है? आप जिन्हें जो यूनिट बनाया
वो मुझे लेना ही लेना है, मस्ट रन है, वो मुझे आपको पे करना ही करना है। चाहे है यूटिलाइज take करें or या ना pay। करें। ठीक हो गया। अब भले मुझे ज़रूरत ना हो, आप कहेंगे तो मेरा जनरेटर तो अवेलेबल है, आपने एक यूनिट नहीं बनाया फिर भी मुझे आपको पैसे देने, ये टेक और पे है। तो टेक एंड पे का मतलब है आप यूनिट मुझे देंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। ठीक हो गया। तो मैंने बड़ी ये प्रिंसिपल बात की। दूसरा था कि हमारा ये चौथा RLNG पावर प्लांट, इसमें था कि जो 66% टेकर पे था। मैंने कहा जी ये मेरिट ऑर्डर पे हमारे तीनों प्लांट वो भी मेरिट ऑर्डर पे डिस्पैच नहीं थे, प्रायोरिटी डिस्पैच था, क्योंकि जी RLNG हमारी इस अंदाज से आ रही है। तो ये जो फ्यूल फोरकास्ट है ये कैसे होनी चाहिए, डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की कब है, ये हर चीज़ रिलेटेड है। इसके लिए बनता है इंटीग्रेटेड रिसोर्स प्लान या इंटीग्रेटेड सिस्टम प्लान, जो कि NTDC का मैंडेट है। अब वो क्योंकि मैंने अब जब एज CPPA बोर्ड तो वो हमने लिख दिया कि भाई ये हर सूरत जो प्रोक्योरमेंट का फैसला होगा वो इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान IGSEP के मातहत है। जब वो बनेगा वो बताएगा तो फिर प्रोक्योरमेंट का फैसला किया जाए, उससे पहले ना किया जाए। और उससे पहले IGSEP नहीं बना, पहले IGSEP नहीं बना। और कब बन जाना चाहिए था? ये जी 94 में अगर बना तो 95 में अपडेट हुआ, 96 में अपडेट हुआ। अच्छा, उस वक्त IGSEP बना और अपडेट भी इसकी हुआ। जो टर्मिनोलॉजी है ये तो 2005 में इंट्रोड्यूस हुई टर्मिनोलॉजी, जब हमारा ग्रिड कोड बना। ओके। लेकिन वापडा के ज़माने से प्लानिंग तो चल रही थी। ओके। सो प्लानिंग फंक्शन बंद, वही डिपार्टमेंट जो 90 से के काम करता आ रहा है, क्या वो हाथ पे हाथ रख के धर जाए कि कोड बनेगा तो मैं बनाऊंगा प्लान? तो कोड भी तो उन्हें नहीं बनाया। तो ये एज ए टर्मिनोलॉजी अपीयर हुआ 2005 में जब ग्रिड कोड बना। लेकिन क्या वो फंक्शन तो हो रहा था, वही प्लानिंग डिपार्टमेंट हर साल बनाता था। ओके। तो क्योंकि लीडरशिप को वो अदराक नहीं था, ट्रांजिशन हो रही थी, उस पर तवज्जो नहीं हुई। Ignore उस हो वक्त उस इसलिए तवज्जो नहीं हुई कि उस वक्त भी हमने 94 की पॉलिसी में ज़रूरत से ज़्यादा साइन कर लिए थे। ओके। कि वो जो आपने अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो 99 से 2005-6 तक वी वर इन सरप्लस एंड वी वर रेडी टू सेल इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया आल्सो। सो गलती बेसिकली 94 से स्टार्ट ठीक हुई, हुआ। लेकिन गवर्नमेंट को उस वक्त कौन एडवाइस करता रहा विदाउट कि उनका नाम लिए बगैर, नहीं, जो भी देखिए गवर्नमेंट जी, हुई कि मतलब जी ये लगा लें? सबको पता है कि भाई उस वक्त की जो IPPs का दौर है वो उस वक्त अपना हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, शाहिद हसन खान उसके एडवाइज़र थे। तो उन्होंने कहा कि IPP में ये होना चाहिए, वापडा क्योंकि रिसीविंग एंड पे था, कुछ इनसे मिलके फिर नया क्योंकि PPI भी उस वक्त नहीं था, प्राइवेट पावर सेल था, वन विंडो ऑपरेशन था कि जी फैसिलिटेट करना है। लेकिन उस वक्त भी उस प्लानिंग वो 94 के प्लान को हमने शेल्फ किया और ये हमने प्रोक्योरमेंट को आगे प्लानिंग ऑलवेज व्हेनेवर प्रोक्योरमेंट विल प्रोसीड प्लानिंग यू विल एंड अप इन अ मेस। तो ठीक है। तो इस वक्त वो जो टेक्नोक्रेट्स जिन्होंने वे साइन किया उसमें बड़े बड़े नाम हैं। ठीक, तो उसमें बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, कईयों ने रजिस्ट किया, कईयों ने एग्री किया। तो ये फिर फैसले ऐसे होते हैं, वो कहता है कि नहीं डिमांड ये होगी क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह उस वक्त गवर्नमेंट सोच रही थी, मैं कह रहा था कि आपकी डिमांड 4 साल या कुछ से नहीं बढ़ेगी, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट कह रही थी 7% से बढ़ेगी, तो हमें जनरेशन उस हिसाब से लगानी चाहिए। मैं एज ए प्रोफेशनल मैं कहता था आपने तो कोई रैशनल देना था, उसके पीछे स्टडी होनी थी। ठीक है ना जी। तो वो इस अंदाज की ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, वो फिर रेगुलेटर पे जाके डिस्कशन होती है, क्योंकि ये हमारे जो डिबेट है वो हमारे यहाँ मुल्क में होती नहीं। रेगुलेटर के लेवल पे वो नॉलेज बेस वो डिबेट हो, फिर जाके फैसले हों तो प्रोसेस ठीक है। तो हमारे यहाँ असल में जो फुकदान है, ये मैं कहता हूँ ये सारे गड़े मुर्दे हैं। ठीक है। हमारे यहाँ जो फुकदान है प्रोसेसेस की है, पॉलिसीज बहुत है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी में तो लिखा हुआ लीस्ट कास्ट, ओके, प्लान में लिखा हुआ लीस्ट कास्ट, पर तो फिर ये कमिटेड प्लांट कहाँ से आ जाता है? ये तो ये फिर स्ट्रेटेजिक प्लांट कहाँ से आ जाता है? ठीक है। तो ये कि अभी आपने तो इसको ले लेना, आप अगर वो जो पिछला IGSEP अप्रूव हुआ 30,000 में से, मैंने ये क्वेश्चन किया नेपरा को, रेगुलेटर में आई वाज किक्ड आउट कि अभी 30,000 में से 22 तो कमिटेड है, ये किसी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में से नहीं गुजरा।
तो आपने इसका कोई टैरिफ इम्पैक्ट निकाला है, आप जिसकी अप्रूवल दे रहे हो। सो सिलसिला ये है कि नेपरा के एंड पे सो वो हियरिंग भी मतलब हियरिंग पब्लिक कॉम्प्रोमाइज्ड है। थी, हाँ पब्लिक, इट वाज अ रिकॉर्डेड हियरिंग, आप देख सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्शंस, तो यहाँ हर जो प्रोसेस है उसको सैबोटाज हो जाता है, किल किया गया। ठीक है। हमें ये क्या करना है अपने मुल्क में, जो प्रोसेस बन जाए उसको ट्रू स्पिरिट में, तो वो कौन करेगा? रेगुलेटर इंडिपेंडेंट करेगा। होगा, जो कि मरूब नहीं होगा, ओके। ठीक है। वो अपना फैसला वो आर्गूमेंट से जीतेगा। रेगुलेटर में सर फैसला साजी का फुकदान था, मतलब उनकी लीडरशिप में फुकदान था, या वो कॉम्प्रोमाइज था? वो मैं तो उसको कंप्रोमाइज एटीट्यूड कहूँ ना। मैंने अगेन ये कहा कि जब आप प्रोविंशियल नॉमिनीज होंगे तो आप कौन सी डुगडुगी बजाएंगे? आप तो प्रोविंस की, हालांकि वो तो नेशनल अदारा, आप नेशनल अदारा में होते हुए प्रोविंस की बात कर ही नहीं सकते। ये तो एक नेशनल अदारा है, वहां तो आपका रोल एक नेशनल रोल है। तो ये हमें अपने अपना जो अदारे के लोग हैं उनको ये समझाना होगा, उनकी सिलेक्शन इस बुनियाद पे हो कि वो प्रोविंशियल रोल नहीं, वो नेशनल बात करेंगे। नेशनल 18वीं तरमीम के बाद जो लेकिन प्रोविंशियल अगर प्रोविंस पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है नेगेटिव, उसका जरूर वो डिफेंड करें, डिफेंड करें, ठीक है। लेकिन वो नेशनल बात है। लेकिन नेशनल बात करें तो हमारे यहाँ ये असल में सबको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, माइंड सेट बेहतर करने की ज़रूरत है। सर फॉर एजुकेशन ऑफ द व्यूअर्स, आईजीसेप इंटीग्रेटेड जनरेशन एक्सपेंशन प्लान है क्या? अब ठीक है 2005 में नहीं बना, आपने कहा हम पीछे की बात में नहीं जाएंगे, कब से फिर बनना शुरू हुआ और वो प्लान है क्या? वो कितने सालों तक जो है वो प्लानिंग करता है, और ये कितना प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, इसके पीछे स्टडी कितनी एक्यूरेट है? देखिए उसमें बुनियादी बात होती है असम्पशंस की। अब हमने अभी जो इस वक्त जो आईजीसेप का एक अडेंडम इशू होगा, जिसको मैंने भी थोड़ा सुपरवाइज किया, अभी भी जो हमने आईजीसेप जमा कराया वो रैशनल नहीं था, इसलिए अडेंडम की ज़रूरत पड़ी। ओके, ठीक है, अजम्पशन सेट। अगर आप कह देंगे, जैसे भी मैंने कहा, बहुत सारे जिसको मैं बैकडोर एंट्री कहता हूँ कि ये मेरा कमिटेड है, ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, वो फिल्टर से नहीं गुजरा। मुझे पता तो चले कि चलो ये भले स्ट्रेटेजिक हो, लेकिन ये मुझे कास्ट कितना कर रहा है। आपका कैबिनेट कमेटी एनर्जी का जो या सीसीओआई के जो डिसीजन है वो ये है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी में फैसला जो है कि उसकी जो अगर एक्स्ट्रा कास्ट आ रही है ड्यू टू एनी रीज़न, वो पावर सेक्टर नहीं उठाएगा, वो फिर रेट पेयर्स या टैक्स से कलेक्ट होगा, पावर टैरिफ में नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको स्ट्रेटेजिक में डाल के पावर सेक्टर से रिकवर करने की कोशिश करते हैं। रॉन्ग अप्रोच। थोड़ा आम आदमी को कि स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट्स कौन सी थी? हो सकती हैं वो कुछ भी हो, जैसे भाषा डैम है जी, पानी की ज़रूरत है, अब मुझे पावर नहीं चाहिए, लेकिन अगर पानी की पहले ही ज़रूरत है, पानी से पैसे रिकवर करें, पावर से ना मिनिस्ट्री ऑफ वाटर से रिकवर करें, पावर से नहीं तो रिकवर हम करें। उसका जो खर्चा जो उसकी वाटर स्टोरेज का भी है वो हम आम शहरी पे कर रहे हैं उसको। नहीं, उसकी देखना वो, क्योंकि उसका को पानी की रिकवरी का हमने तो हर इलाके के लोगों को पानी ज़ाया करने का लाइसेंस दिया हुआ, ठीक है। तो हमने हर दुनिया जहान में पानी इस्तेमाल करने का पैसा है। तो सर जी, अगर तो आपने अपने जब पानी दिया है तो उसकी आप एक फीस चार्ज करें, ये तरीका है उसका, स्टोरेज रखें। और जो पावर की अगर वाकई ज़रूरत है तो, क्योंकि अभी हमारे पास, मैंने जैसे कहा, ये सरप्लस लग गई, भाषा बहुत मेरे काम आता, अगर मेरे पास सरप्लस जनरेशन ना लगी होती। अब क्योंकि मैंने सरप्लस लग गई, पहले तो मैं उसका लोड ढूंढ रहा हूं कि मैं किसको बेचूं। आपको भी मैंने नंबर बताया कि 21,000 ला के मैंने 20 का कारोबार किया, तो पहले तो मैं 20 को 60 करूं, 100 करूं, तो फिर मैं किसी नए प्लांट की बेस लोड बढ़ाऊं, तो तब मैं किसी भाषा बड़े प्लांट की बात करूं, ठीक। अगर मैं वो भी लगा लूंगा उसकी कैपेसिटी फिर मेरे गले पड़ जाएगी, खा वो न्यूक्लियर हो, खा वो भाषा हो, या और डैम हो, ये बड़ा प्रोजेक्ट हो। तो मुझे अगर कोई फिक्र होगी तो मुझे ये 20 टेरावाट आवर को 200 करना है, और वो सवाए इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा कोई चारा नहीं। क्योंकि आपका जो घर है, सर्दियों में आप इसकी डिमांड ग्रोथ है 1%, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है 2% से प्लस, आपकी डिमांड ग्रोथ 1% है। तो ये तो मेरी इस एनर्जी को नहीं यूज़ कर पाएगी। और अगर मुझे ये घर प्रॉब्लम कहाँ करता है, मुझे घर प्रॉब्लम करता है, मुझे पीक बढ़ा रहा है। मेरी सर्दियों की पीक है 12, गर्मियों की पीक है 31-32। तो ये जब मुझे 19,000 मेगावाट लगाने पड़ गए,
नए इस पीक डिमांड को सर्व करने के लिए यूटिलाइजेशन इज ओनली 20 टेरावाट आवर्स पूरे 8 महीने में। यानी कि हमारी असल जो डिमांड है, जो हमारा बेस लोड है, वो हमारा 8 से 12,000 मेगावाट पे खड़ा है, ऐसे ही और सिर्फ चंद महीने में एक पीक आती है जो शोल्डर मंथ है, समर के शोल्डर मंथ है, उसमें ये डिमांड हमारी उसका जो डिफरेंस 18-19 हज़ार का डिफरेंस आ जाता है। इसमें के इलेक्ट्रिक शामिल है सर? सारी पूरा पाकिस्तान शामिल। तो उस 3 महीने या 4 महीने के का जो डिफरेंस है सीजनल वेरिएशन का, उसको पूरा करने के लिए हमने ये सारी फिर जनरेशन ऐड की आपके ख्याल में? जी मैं वही तो कह रहा हूँ, जब हम कहते हैं एक पॉलिटिकल मोटिव था जी जीरो लोड शेड है, ठीक, अब भले अच्छा मोटिवेशन है, वेरी गुड है कि भाई हमने सबको बिजली हमें गवर्नमेंट का मैंडेट है, लेकिन हमने डिमांड प्रोफाइल को सामने नहीं रखा कि ये जो मैं जब लगा लूँगा, मैं इसकी मिसाल बड़ी क्रूड सी बड़े सादा तरीके से देता हूँ कि आपने कहा कि यार ईद और शबरात में ना बड़ी सवारी होती है, ठीक है, एक बस ना ले ली जाए ओके, लाहौर इस्लामाबाद के लिए, ठीक है। आपने बड़ी बस ले ली 50 सवारी की, आपने कहा सवारी बहुत ज़्यादा 2 बस ले लो। अब भाई वो ईद और शबरात पे वो पीकिंग जो सीज़न था उसमें तो बस भर गई, और बाकी सारा साल उसमें 10 सवारी नहीं बैठी। अब आप क्या कर रहे हो, वो जो 10 सवारी बैठ रही है, वो उसका जो बिजनेस मॉडल ये था जब तक 40 सवारी नहीं बैठेंगी उसका मैं रीजनेबल फेयर रखूंगा, रिकवर करूंगा, तब ये मेरा बिजनेस फाइनेंशियली वायबल है। अब बसें 2 हैं और सवारी नहीं बैठ रही है 10, अब 10 सवारी से आप 40 सवारियों के पैसे लेने की कोशिश कर रहे हो टू रिकवर दैट कास्ट, क्योंकि आपने बस ले ली ईद और शबरात के लिए कि भाई ईद में बड़ी सवारी है। तो यही पावर सेक्टर का हाल है। वो गर्मियों में मेरी पीक, अच्छा अब मैं देखूं, अब मैं या तो त्यौहार को या गर्मी को आगे पीछे करूं, लेकिन इस उसमें तो मेरे पास इतना कंट्रोल नहीं है, उसमें मेरे पास कंट्रोल है। मैं कोई हाइस ले लूं, कोई कोस्टर ले लूं, कोई छोटी बस ले लूं, जैसे पीकिंग प्लांट ये वो, लेकिन मैंने सारे के सारे 21,000 बेस लोड प्लांट लगा दिए। बेस लोड मेरा है नहीं, ये गलती हो गई। दूसरी जो आपसे बड़ी जो हमने नहीं समझा इस पिछले 35 साल या 40 साल से, इंक्लूडिंग पीसी, इंक्लूडिंग हमारे जो अदारे हैं जो हमने इस काम के लिए बनाए हैं, दे फेल्ड टू डिलीवर। मैंने अपने घर डब्बे बनाए, एयर कंडीशनिंग डिपेंडेंट बनाए। ये जो पीक आती है किसकी वजह से आती है? मेरे अपने घर की वजह से आती है। अच्छा सर, गर्मियों में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है, वो उसकी जो पीकिंग है, यानी कि वो एक पीक पे चली जाती है, उसकी बुनियादी रीज़न आप ये कह रहे हैं कि वो एयर कंडीशनिंग है और हमारे घरों का गलत डिज़ाइन है, जो अभी आप डब्बों की बात कर रहे हैं। तो सर हम तो फिर इसका मतलब हम दुरुस्त सिमत में नहीं है। हम तो बात कर रहे हैं कि हमने जनरेशन लगानी थी, पर हमें तो अपने घर नहीं ठीक करने चाहिए थे। जी, इसीलिए सबसे पहले वो जो मैंने इवन 26 मई 2017 को जो मीटिंग की थी, इसी कंसेंसस के लिए की थी एनटीडीसी में कि हमारी डिमांड क्या होनी चाहिए, जिसके अगेंस्ट हमें प्लानिंग करनी है। सो एनटीडीसी ने एक नंबर दिया उस वक्त, और मैं उस पर बहुत आप कह लेंगे मुझे बहुत एतमाद था, और आज हम उसको भी उसी पे अगले साल शायद पहुँचेंगे, उससे भी शायद ना पहुँच पाए। लेकिन वो भी मैंने कहा गलत है। तो हम किस पीक की सर्व की बात कर रहे हैं? बाकी महीनों में तो होती नहीं। तो ये जो घर है जो मुझे फोर्स कर रहा है कि मुझे ये पीक सप्लाई करो, और मुझे एनर्जी तो मैं मेरे सेल कर नहीं रहा। ऐसा ही है कि मेरी, जैसे मैंने ईद की मिसाल दी, वो बस भर गई 2 मतलब 600 मतलब बस भर गई। अब ईद ख़त्म हुई, उसके बाद सवारी 10 पे आ गई, तो मेरा बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना है? तो मुझे दुनिया जहान ने, कनाडा हो, अमेरिका हो, बड़े बड़े जितने भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी एफिशिएंसी उसके इकदाम किए कि ये आपको कैपेसिटी ज़्यादा ना लगानी पड़े और आपकी जो पीक है वो कम से कम हो। मैं ओंटारियो की मिसाल देता हूँ। ओंटारियो में 27,000 हो गई पीक 2006 में। सारे प्लानर सर जोड़ के बैठ जाए, क्या करें? उनका चीज़ ये बढ़ क्यों रही है? क्योंकि 40 से ऊपर टेम्परेचर चला गया था टोरंटो में, कि ये तो एयर कंडीशनिंग का सेंट्रली एयर कंडीशनड होते हैं वहाँ घर। फैसला ये हुआ कि जी घरों को एफिशिएंट किया जाए, जनरेशन ही लगाया जाए। 1-2 साल के लिए उन्होंने एमरजेंसी जनरेशन का इंतज़ाम किया, स्टॉप गैप अरेंजमेंट, कहा कि नहीं कैंपेन शुरू की जाए एनर्जी एफिशिएंट।
घर के जाओ, लोगों के एयर कंडीशनिंग चेंज करो, लोगों के खिड़कियां दरवाजे चेंज करो, ठीक है, रिबेट प्रोग्राम शुरू कर दिया। आज 18 साल हो गए, आज उनकी पीक 23 से नहीं बढ़ने देते। आप IESO की वेबसाइट पे जाइए। यानी कि अगर बाहर की दुनिया में देखें तो जनरेशन कम की गई, उनकी जो डिमांड है उसको कम किया गया, ना कि पीक को, पीक डिमांड। एनर्जी सेल बढ़ाई गई। अच्छा, एनर्जी सेल बढ़ाई। एनर्जी सेल के परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ योर एसेट। मैं कहता हूँ वो जो बस की मैं मिसाल दी, अगर उस पर 40 वाली बैठेंगी किराया भी कम होगा, सफ़र भी Natural ठीक बात है, ठीक है, एवरेज सवारी। अगर वो 10 सवारी होगी, किराया भी आपको उस 10 सवारी से कितना चार्ज कर लेंगे? फाइनेंशियली वायबिलिटी होती नहीं किसी भी सेक्टर की। तो आपने जो आपने एसेट लगाया है, अगर आपने घर किराए पे लिया, आप 2 आदमी हैं, आप 10 कमरों का ले लेंगे घर, कमरे 2 इस्तेमाल करने हैं, कुछ आइडल रह गए, उसका किराया तो आपका जा रहा है ना, वो क्यों जा रहा है? अच्छा, फिर आप कहते हैं मैं 6 महीने, अब 2-3 आदमी हैं, सब जो कमरों में AC चला के रखो, भी मैं कभी भी किसी कमरे में घुस सकता हूँ। लेविश ना, तो हमने अपने लिए एज ए कंट्री वी कैन नॉट अफोर्ड दिस लग्जरी। हमें दुनिया से पहले अपने घरों को बेहतर करना था। हम उलट तरफ चल पड़े। हमारे आबा अजदाद ने, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्होंने बरामदे बनाए, रोशनदान बनाए, उन्होंने ऊंची छतें की, कैविटी वाल्स बनाई, झरोके बनाए, कोर्टयार्ड बनाए कि हवा को कैसे सर्कुलेट किया जाए कि कंफर्टेबल विदाउट एनी फैन कंफर्टेबल लिविंग हो जाए। जब हमें अकल आई, मेरे एज ग्रुप को, ठीक है, हम कहे जी हम तो AC लगा सकते हैं, हमने वो घरों को जी सोने लगते हैं, हमने डब्बे बनाए कि हम तो AC अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो जो हमारे आर्किटेक्ट्स, हमारी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। बेशुतर बेमुहार हमने DHAs, बैरियर टाउन जो बाईलाज बनाए, या LDA ने क्या बनाए कि डब्बे बनाओ और उस पर AC ठोको। अच्छा, उसमें बताता हूँ उसकी रेपरकशंस। आपका जो एनर्जी डेटा ये बताता है, सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जो 300 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये इस टाइम पाकिस्तान का करंट डाटा है। ये सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने शेयर किया। 7% लोग ऐसे हैं जो 300, इसका 200 यूनिट से या 300 से कम वाला तो AC इतना इस्तेमाल ही नहीं करता। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर सिंगल फेज का मुमकिन एक आध AC हो, वो भी ठीक, लेकिन इसका मतलब है 7% ऑफ पीपल ऑफ दिस कंट्री जिनको आप सर्व करने के लिए लग गए, उसके लिए आपने $80 बिलियन से ज्यादा का लोन लिया, जिसकी यूटिलाइजेशन आपकी 23% है। मैं सर नहीं समझा, $80 बिलियन की आप बात कर रहे हैं जी। यानी कि आप ये बात कर रहे हैं कि पावर, जो आवाम को तो ये बात नहीं पता कि बिजली के जो बिल है या टैरिफ है ऊपर इसलिए गया है। आप ये कह रहे हैं कि जो सर्कुलर डेट है, हमारी इकॉनमी क्लैप्स कर गई, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमने जो एयर कंडीशनिंग लगाने के लिए जो हमारा ख़र्चा हुआ है, दैट्स मोर देन $80 बिलियन। सिर्फ ये जो हमारे घरों में AC लगा हुआ है, उसको सर्व करने के लिए मैं बताता हूँ उसकी रीज़न। आपका तकरीबन देखना, न्यूक्लियर महंगा होता है, हाइड्रो महंगा होता है, आपका विंड भी तकरीबन $2 मिलियन का। हमारे जो 1.8 मतलब जो आपके कास्ट लगी हुई है, एवरेज आपके जो जनरेशन लगी है $2.5 मिलियन का 1 मेगावाट लगा। ठीक है, अब वो लगा तो थर में है, लगा कहीं ममदन डैम है, सुखी किनारी पे है, उसको वो पहुंचना तो आपके घर है, वो तो उसमें कोई ट्रांसमिशन बिछेगी, उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन बिछेगी, $1.5 मिलियन उसमें लग गया। तो $4 मिलियन का 1 मेगावाट आपके घर पहुंचा। तो मैंने कहा 20,000 से ऊपर लग गया, 20 को 4 से ज़रब दे दो, सीधा सीधा $80 बिलियन है। तो उसमें से बहुत सारा इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट हमारा कुछ, चलो सिविल स्ट्रक्चर हमने खुद बनाया, लेकिन ओवरऑल कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट हुई उसमें मुमकिन है 40 उधार है या 50 उधार है, लेकिन कंट्री में इतनी इन्वेस्टमेंट हुई किसके लिए कि मैं पीक लोड मीट कर लूँ, जो जब 3 महीने के लिए आएगा, वो जो 3 महीने के लिए आएगा। अब वो मैंने बाकी सारे और उसका कारोबार कर रहा हूँ 20%। अब वो इसीलिए मेरी कैपेसिटी पेमेंट 2-3 रीज़न से, एक तो ओवर लग गई, वो वजह बनी, दूसरा मेरा एक्सचेंज रेट वो 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। असल गड़बड़ उसने कर दी। शायद पहली गड़बड़ इतनी मैं संभाल लेता एज ए कंट्री, एक्सचेंज रेट की गड़बड़ ने गड़बड़ कर दी। वो आपका जो होना चाहिए थे 1200-1300 मिलियन,
वो चला गया 2.1 पे चला गया, 2.1 2.2 पे चला गया। 1000 अरब रुपया आपकी कैपेसिटी पेमेंट में एक्सचेंज रेट ने बढ़ा दिया, वो आपको टैरिफ में देना पड़ गया। तो ये जो बातें हैं, 3 अवामल, पहला कि आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी लगाई, इंपोर्टेड लगाई कि नहीं लगाई, कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया, वो भी दुरुस्त होना चाहिए। फिर कैपेसिटी कितनी लगाई, वो ठीक होनी चाहिए। तीसरा इंडेक्स्ड है कि ये डॉलर एक्सचेंज है। ये सब बातों का ध्यान रख के आप फैसला करते हो। तो इतना तो वो जल्दी में किसी को सोचने का मौका ही नहीं मिला, रिएक्टिव काम था, वो लग गए। अब एक ही हल है उसका कि जो लीकेज जिस वजह से मेरी डिमांड बढ़ रही है पीक, मैं घर को दुरुस्त करना शुरू करूँ, अपने बायलाज, उसके लिए एक एफर्ट हुई है। नया बिल्डिंग कोड बन गया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने उस पर बड़ी हेल्प की है, नीका अदारे ने हेल्प किया है, कोलम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट में उसने कंट्रीब्यूट किया। नया जो बिल्डिंग कोड बना, उसमें सारे तरीके बताए हैं कि आपने एनर्जी एफिशिएंट हाउस कैसे बनाना। नहीं, बिल्डिंग कोड तो सर 2011 में भी बना है, पहले भी तो बिल्डिंग कोड बनते रहे। इम्प्लीमेंटेशन वो देखिए ना, जब आप इधर उधर से पकड़ के जल्दी जल्दी में बनाएंगे, एक कोहेसिव एफर्ट होती है। अब ये बिल्डिंग कोड अप्रूव्ड है कैबिनेट से, अच्छा, तो ये अब लॉ के अंडर आ गया। अब वो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ उसको अडॉप्ट करें, अडॉप्ट करके अपने नए घरों को तो ये करें। और एग्जिस्टिंग घरों में मैं एफपीआर को रिक्वेस्ट करूंगा, कोई ऐसा, या अपना जो अदारे हैं अभी, जो सिस्टम ऑपरेटर है या प्लानिंग डिपार्टमेंट या नेपरा, इंसेंटिव प्रोग्राम डिज़ाइन करें, एग्जिस्टिंग घरों को रेट्रोफिट करें। बहुत आसान तरीके हैं, ताकि वो सोलर बाद में लगाएं, पहले घर को रेट्रोफिट करें। पहले हम घर को ओवन बना रहे हैं, आप ऊपर वाले कमरे को पहले आप हीट ट्रैप करते हैं, फिर उसको ठंडा कर चलने पड़ते हैं। रॉन्ग अप्रोच। वो गर्म हुआ ही वो गर्म होता ही क्यों है? अगर आपने उसको प्रॉपर इंसुलेट किया हुआ है, छत से, साइड से, विंडो से, वो गर्म ही क्यों होगा? एक बंदा जो घर बना रहा है या जो अभी प्लान कर रहा है घर बनाने के लिए, तो हमारे सर इतने इंस्टीट्यूशन बन गए, जो आपने अपने दादा और हमारे अबाउजदाद की बात की, आज तो सर हमारे इतने आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट्स बन गए, इतनी हमारी रिसर्च हो गई। तो हमें किसी आर्किटेक्ट ने नहीं कहा कि ये घर जो हैं ये इंसुलेटेड होने चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट होने चाहिए। मतलब मैंने जब अपना घर जिस घर में मैं रह रहा हूँ, तो मेरे वालिद साहब को किसी ने एडवाइस नहीं किया कि ये घर आपने एनर्जी एफिशिएंट बनाना है, वो एक रवायती स्टाइल में बन गया। और इसी तरह ही हमारे आज भी 80-90% लोगों को तो ये बात पता ही नहीं है। आप आम लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ ख़ास लोगों को नहीं पता। आपका आर्किटेक्ट उनके कुरिकुलम का आई एम नॉट श्योर के हिस्सा भी है कि एक बिल्डिंग बनानी, उसका एनर्जी एनालिसिस भी होना है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट की है, उसकी कोई ना बाइलाज में कहीं रिक्वायरमेंट है। उसको तो स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, शीशे गुड लगने चाहिए, सोना लगना चाहिए, दैट्स इट। तो हमारे बाइलाज ही ऐसे नहीं हैं। और हमारे अदारा जो अभी, जैसे नीका ने अभी एक एफर्ट जो शुरू की गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंडर जो अदारा है, ओलम्स ने, हमने एक आवाज़ उठाई थी कि आपके घर एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, आप डिमांड को कंट्रोल करें। तो वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में जो हमारे सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने कैबिनेट में बात किया, नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्डिंग कोड बन गया। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है। तो हमारे यहाँ मैंने जैसे कहा, पॉलिसी बन जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। एक कैंपेन लार्ज स्केल पे मीडिया के ज़रिए, सारे चैनल्स, आपकी प्रोविंशियल अथॉरिटी जो हमारे डेवलपमेंट बोर्ड एनर्जी के बने, वो डिपार्टमेंट, और जो सोसाइटीज़ हैं। मैं कहता हूँ उस बंदे को, उसके घर को ना तो पानी का कनेक्शन दिया जाए, ना बिजली का कनेक्शन दिया जाए, जिसका घर 80% एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। वेरी सिंपल, एक रेगुलेशन। और ये दुनिया में है, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। यहाँ ओमान जैसे जो हमसे अमीर मुल्क हैं, बहरीन जैसे, उनमें ये लॉज रेगुलेशन मौजूद है। हमारे पास इस टाइम एग्जिस्टिंग जो हमारे बाय लॉज हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, तो हमने बेतहाशा बना दी हैं। पंजाब की किसी अगर में ऐसी नाम ले बात तो नहीं। अच्छा, मैं कहता हूँ जो आर्किटेक्ट जब अपनी ड्राइंगें जमा कराता है, उसमें एनर्जी एनालिसिस करके बताए कि ये जो मैं प्लान दे रहा हूँ ये 80% एनर्जी एफिशिएंट है, तब जाके उसकी ड्राइंग अप्रूव हो। बड़ी सिंपल सी बात। अच्छा, अब इसमें मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होती है अभी, क्योंकि हमारे अभी पूरी सप्लाई चेन उतनी सही तरह से अवेलेबल नहीं है एनर्जी एफिशिएंट हाउसिंग के लिए,
मैं आपको एक बिल्डिंग यहाँ हमने रिवाइज की इधर जो टाउन में, एक सॉफ्टवेयर हाउस है, 10 टाइम्स लेस उसकी एनर्जी यूजेज है, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स 8 टाइम मैं 80% एफिशिएंसी की बात नहीं कर और रहा। इसका रैशनल, इसका ऑडिट हुआ ये हुआ है। 860 किलोवाट आवर उसने एक दिन में इस्तेमाल करने थे, 83 से 100 करता है, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट है। वो पीक में भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, और 50 लोग वहाँ काम करते हैं, वेरी कंफर्टेबल। यही हमने वो जो एक सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, अगर लम्स की वेबसाइट पे आप जाएं, lei.lums.edu.pk, वहाँ पर रजिस्टर करें, आपको सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की आपको बुक हम मेल कर देंगे, ठीक है। वो भी इसी काम के लिए है। मैं कहता हूँ चाहिए 6 to 7 to 8 डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ हाउस दिस इज, कैसी कि सारा ओपन है, 5 मरले का है, उसकी कुछ साइडें कवर हैं, किस ओरिएंटेशन पे है, जो आपकी कास्ट आएगी। लेट्स से आपके 2 करोड़ है तो उसमें आप 14 लाख और लगा लें, आपका घर एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगा। तो ये तो इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है। इतनी बड़ी और कॉस्ट 5 मरले के घर अच्छा। में कितनी अच्छा, कॉस्ट उस पे होगी? हम 10 लाख का सोलर लगाने के लिए बजिद हैं, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, लेकिन उसको एनर्जी एफिशिएंट, मैं कहता हूँ आपकी एनर्जी कास्ट 50% पीक हो जाएगी, 50% एनर्जी हो जाएगी, सोलर लगाने की जरूरत ही नहीं। तो लेकिन सोलर लगना चाहिए कहाँ? जो डे टाइम काम करता है, जो स्कूल है, जो ऑफिसेज हैं, ठीक है। क्योंकि वो डे टाइम, वो शाम को पीक में, आपकी पीक आ रही है रात को, जब आप घर में जाते हो तो आपकी पीक आपको डिस्टर्ब करती है। लेकिन अगर किसी घर ने लगाना है सोलर, तो वो बैटरी के बगैर लगाए ना, वो अपनी पीक खुद मीट करे। वो तो अगर वहाँ 14 लगाए तो वहाँ 18 लगाए, कि ताकि वो मुल्क को इस चैलेंज में ना धकेले, ताकि हमें पीक और लगानी पड़े। तो उसका तरीका ये है, लेस इनके घर एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, वो करते करते होंगे, ठीक है, उन्होंने सोलर लगा लिया कि मैं अपनी एनर्जी कास्ट कम करनी है। लेकिन उनको इजाज़त हो जो हाइब्रिड सोल्यूशन लगाएं, जो कि सिर्फ डे टाइम में और रात को सिस्टम की पीक पे आ जाते हैं, वो सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे तो हैं। सोलर तो सारे शाम रात को आके जो है वो नेशनल ग्रिड पे शिफ्ट हो तो जाते वो हैं। मैं उसको स्मार्ट थेफ्ट समझता हूँ। हमारी रेगुलेशन ऐसी होनी चाहिए ताकि इक्विटेबल, देखो रात को जब मैं यूनिट चला रहा हूँ, वो तो मुझे पता है, मुझे मार्जिनल कास्ट मेरी 80-90 रुपए है, वो महंगा यूनिट चल रहा है। दिन में जब उसने मुझे बिजली दी वो 20 रुपए का था। सो 2 गड़बड़ की, एक तो उसने मुझे रात की पीक के लिए डिस्टर्ब किया, ऊपर से वो जो मैंने यूनिट मुझे बनाना पड़ा है, मैं उससे मुमकिन है दुगनी तिगनी प्राइस का बना रहा हूँ। सो वो जो सोलर लगाने वाला वो सिस्टम को डबल नुकसान पहुंचा रहा है, जिसने बैटरी स्टोरेज से अपनी पीक मीट नहीं की। ये बड़ी बारीक बातें हैं, लोगों को शायद इतनी पसंद ना आए, लेकिन ये रियलिटी है। अच्छा सर, लास्ट में बिल्कुल इसको क्लोज करूँगा। हमारे जो आम सारिफ का घर में बिजली का बिल आता है, उसमें आपने स्टार्टिंग में एक बात की कि 73% एक फिक्स्ड प्राइस है, यानी 72%, यानी कि अगर एक बंदे का 100 रुपये बिल आ रहा है तो 72% वो बिल है, वो उसके प्राइस है जो कि कमिटेड है। वो अगर बंद भी कर दे घर तो वो उसको आनी है। ऐसे ही आनी, वो हम अभी तो टैरिफ कंपोजिट है, आनी चाहिए, अच्छा, आती नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारा जो अभी टैरिफ है वो 2 पार्ट नहीं है, टैरिफ ठीक है। कंपोजिट है। ठीक है। अगर आपने वो एनर्जी इस्तेमाल नहीं की, सोलर, आप उस सोलर वो एनर्जी जो आपने इस्तेमाल, आप उसकी कैपेसिटी नहीं दे रहे, नाउ समबडी एल्स हैज टू पे। सो ये सोलर जो है, इसका जो टैरिफ डिज़ाइन है बहुत ध्यान से करना चाहिए, ताकि वो जो कैपेसिटी वो नहीं दे रहा वो कैपेसिटी दे अगर वो रात को। इसलिए मैंने बैटरी की बात की। बिजली के बिलों से तंग आके हर बंदा सोलर लगा रहा है, लेकिन ये वाली जो हमारी तरजीह है या तरजीहात होनी चाहिए, वो सोलर की बजाय घर को एनर्जी एफिशिएंट करें ताकि डिमांड ही कम हो जाए। ऐसे ही जो मैं इस चीज़ को समझाऊँ जी, इसमें पहली प्रायोरिटी एनर्जी एफिशिएंट घर, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट क्यों नहीं कम करता? मैं पहले अपने घर को ओवन बना के फिर उसका एनर्जी सोल्यूशन में डबल डिप क्यों खा रहा हूँ? व्हाई डोंट आई करेक्ट द प्रॉब्लम राइट वेयर द बड इज ग्रोइंग रॉन्गली? मैं इनको घरों को क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये मुझे बैड डिमांड दे रहे। ठीक है। ये मेरी अच्छी डिमांड नहीं है, कंजप्टिव डिमांड। ये मैं अगर मैं और एसी कितना चलाता हूँ, परसेंट शेयर जो है डोमेस्टिक घरों को जा रहा है? 60% बिल्डिंग, 60% ओवरऑल जो बिल्डिंग का, ये जो कंज्यूम कर रहे हैं
ये तो मेरी कंजम्पटिव डिमांड है। ये कौन सी मेरी जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, ये मुल्क तो की मेरे इकॉनमी। मुल्क पे इंपोर्ट का ही एयर कंडीशनर, इंपोर्ट का ही कहानी, इंपोर्ट का ही फ्यूल, ओके। ये तो मुझे गलत टैक्स कर रहे हैं। भले मुमकिन है चंद लोगों की नौकरियां लगी हुई हैं, लेकिन इंडस्ट्री में 10 टाइम्स नौकरी लगेगी और उसकी डिमांड ग्रोथ बहुत रैपिड होती और है, हमारी बेस और वो डिमांड बेस बढ़ेगी। लोड बढ़ जाएगा, हमारी सेल बढ़ जाएगी, पर यूनिट कास्ट कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट की, हमारे अदारों की अलाइन होके ओवरऑल इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान और इंटीग्रेटेड सोच के साथ चलना होगा। डिमांड को देखें, सप्लाई की मिक्स को देखें, और सप्लाई हमारे पास इस वक्त बहुत है, उसका फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उतना सोलर लगाएं जो मेरे फ्यूल को, अगर इंपोर्ट, जो दिन में मुझे इंपोर्ट करके फ्यूल करके चलाना पड़ता है, सोलर मुझे हेल्प करे, उसको इजाज़त दें। उसको ठीक है। लेकिन उसका जो टैरिफ इस अंदाज से रखें कि किसी को नुकसान ना हो। तो ये बहुत अवामिल हैं, हर एक चीज़ पे नज़र होनी चाहिए। तो ये पावर सिस्टम या एनर्जी प्लानिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सेक्टर। तो दिस कैन नॉट बी हैंडल्ड और गवर्नड थ्रू नी जर्क रिएक्शन कि मैनू रातों रात ख्याल आ गया तो ऐ कर लीए। दिस इज़ नॉट द वे। सर थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आज जो पावर सेक्टर की बातें नहीं हुई, नंबर्स पे बात हुई, एविडेंस पे बात हुई। हमने सप्लाई नहीं लगानी, हमने मज़ीद जनरेशन नहीं लगानी, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है। हमें इस वक्त अपने घरों को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम डॉलर जला के दीवारें ठंडी कर रहे हैं। प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए, अगली किस्त और अगली एपिसोड में हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।